फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो अपन नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं, इरिगेशन इंजीनियरिंग यूनिट 5th लेक्चर 12। हम पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर के अंदर रिजर्वायर के बारे में। रिजर्वायर की जो भी चीज़ें थी हमने पढ़ा, रिजर्वायर क्या होता है, डैम क्या होता है, किस तरह से पानी उसमें रुकता है, क्या हमारी कैचमेंट यील्ड होती है, कैचमेंट क्या होता है, उन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ चुके थे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो हमारा रिजर्वायर हमने बनाया था, ठीक है, उसमें स्टोरेज के कौन कौन से प्रकार होते हैं। स्टोरेज को मतलब डिफाइन किया गया है। जो हमारा हमने बताया था कि डैम बनाने के बाद में हमने आगे डैम बना दिया, ये पीछे हमारा कैचमेंट एरिया था, तो उस कैचमेंट एरिया में जो भी पानी रुका हुआ है, वो जो एरिया है जहां पर पानी अवेलेबल है, उस जहां पर स्टोर हुआ पड़ा है, उस पानी को हम क्या बोलते हैं, वो हमारा जो भी वाटर जहां पर स्टोर हुआ पड़ा है, उस कंप्लीट एरिया को हम बोलते हैं रिजर्वायर। तो रिजर्वायर जो है पानी कहां पर रुकेगा, अपने डैम के पीछे रुकेगा। तो डैम के पीछे जो पानी रुक रहा है, अब हम उसको देखना चाह रहे हैं कौन कौन से स्टोरेज उसको नाम दिए गए हैं। तो पानी का लेवल डैम में बहुत कम है, ज़्यादा है, उससे ज़्यादा है, तो उन लेवल को फिक्स कर दिया गया है कि पानी अगर इस लेवल तक है तो हम इस पानी को ये बोलेंगे नॉर्मल पूल लेवल या मिनिमम पूल लेवल। अगर यहाँ तक है तो उसे बोलेंगे नॉर्मल पूल लेवल, मैक्सिमम कंजर्वेशन लेवल, और अगर यहाँ तक है तो मिनिमम। ये तीनों चीज़ों को जो भी हमारे लेवल होते हैं और उन स्टोरेज को जो हमने प्रकार के नाम दिए गए हैं, उन सारी चीज़ों को हम देखते हैं। तो पहले मैं आपको बताता हूँ, ये हमारा डैम है जो बनाया हुआ है हमने, ठीक है, और पानी कहाँ पर रुका हुआ है, इसके पीछे की तरफ पानी रुका हुआ है। तो अगर जब डैम हमारा नहीं था तब भी पूरे कंप्लीट कैचमेंट एरिया से, ये आपको ध्यान हो, इस तरह का डायग्राम बनाया था मैंने, कुछ ऐसा डायग्राम बनाया था लास्ट लेक्चर में, और यहाँ पर क्या था हमारा, ये था डैम। तो पानी यहाँ से आता था पूरे कैचमेंट एरिया से इस तरीके से, ठीक है, पानी ऐसे आ रहा था ये चैनल्स के थ्रू। अब भाई पहाड़ से पानी जब नीचे आएगा तो कुछ ना कुछ चैनल्स के थ्रू, कुछ धार के रूप में आएगा, करंट के रूप में आएगा। तो पानी ये नीचे आ रहा था, तो यहाँ पर मान लीजिए पूरा पानी एक सेंटर से कोई एक इन्होंने अपने आप एक रिवर बना ली, चैनल बना लिया एक रिवर टाइप की, जिसके थ्रू पानी बाहर निकल रहा था, ठीक है। अब हमने यहाँ पर बाहर निकल रहा था पानी, यहीं पर हमने डैम बना दिया। अब पानी रुकता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो जो हमारी ये जो आपको चैनल दिख रही है, जो आपको नेचुरल चैनल या रिवर दिख रही है बीच में, इसमें पानी का कुछ ना कुछ तो लेवल होगा, उसमें थोड़े बहुत अंडुलेशंस होंगे, ठीक है। तो ये देखो इस तरह का लेवल था, ये ऐसे, ठीक है। अब उस रिवर के अंदर भी मान लीजिए बीच बीच में गड्ढे हैं, तो गड्ढों में पानी भरेगा पहले, उसके बाद में पानी उसके ऊपर से गुजरेगा। तो मान लीजिए अगर मैं बताता हूं, ये हमारे रिवर थी इस तरह से, ठीक, पानी का लेवल है ये आपको पानी का लेवल है जो इस तरह से बह रहा है, ये बेड लेवल है रिवर का। तो यहां पर ये जो बेड में आपको दिख रहा है, ये गड्ढे हैं 2, इसमें पानी इस तरह से भरा होगा, ठीक, इसमें भरा होगा, इसके ऊपर भी पानी बह रहा है। लेकिन जब ये पानी का लेवल कम होता जाएगा और कहां पर आ गया, उसने इस बेड को टच कर दिया, मतलब अब पानी सूख चुका है, रिवर के अंदर पानी सूख चुका है। उसके बाद भी कहां पर पानी मिलेगा आपको, इन गड्ढों में तो जगह जगह मिलेगा पानी, ठीक है। तो ये जो वाटर है जो किसके अंदर मौजूद है, वो जो चैनल थी हमारी इस तरह से, चैनल के जो भी गड्ढे हैं, कोई रिवर तो क्या है, नेचुरल है, नेचुरल के अंदर गड्ढे तो मिलेंगे आपको, गड्ढे मिलेंगे। तो जो भी गड्ढे थे उनमें पानी रुका हुआ है थोड़ा थोड़ा करके, तो उन गड्ढों में जो पानी रुका हुआ है उसको हम बोलते हैं वैली स्टोरेज। तो वैली स्टोरेज का मतलब क्या है, देखो ये है हमारा वैली स्टोरेज, मैंने दिखा दिया आपको। जो गड्ढों में पानी रुका हुआ है ना, नेचुरल चैनल के जो गड्ढे हैं छोटे छोटे से, उनमें जो पानी रुका हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, वैली स्टोरेज। ये हमारा वैली स्टोरेज। अब वैली स्टोरेज मतलब ये गड्ढे भर जाएंगे, फिर धीरे धीरे पानी पीछे से आ रहा था ऐसे, उसका लेवल बढ़ता जाएगा ऐसे, क्योंकि आगे तो जाने का रास्ता नहीं मिल रहा, उसको जाने का रास्ता नहीं मिल रहा, तो लेवल बढ़ेगा धीरे धीरे पानी का। जो पीछे से आ रहा है वो यहाँ पर रुक जाएगा, रुक करके पानी का लेवल बढ़ता जाएगा। और यही तो हम चाह रहे थे, इसीलिए तो हमने क्या कंस्ट्रक्ट किया है, इसीलिए हमने बनाया है ये डैम। लेकिन भाई आपने पानी को रोक दिया, तो मैंने आपको बताया था कि ये लेवल बढ़ता जाएगा, तो एक बार ऐसा होगा कि पानी का लेवल यहां तक पहुंच गया और पानी क्या है, ओवरटॉप कर गया, पानी यहां से निकल गया। ऐसा तो हम होना नहीं देंगे, क्यों, फिर वो डैम और वीयर में कोई अंतर ही नहीं रहा। डैम का मतलब ही क्या था, पानी को पीछे रोके रखना, ठीक है, ऊपर से ओवरटॉप नहीं करेगा। तो डैम से कुछ नीचे हाइट पर हम क्या बना देते हैं, स्पिलवे बना देते हैं। स्पिलवे मैंने आपको बताया था। अगर हम सामने से देखते हैं कि ऐसे डैम की दीवार है ये, और इसकी टोटल है 12 मीटर हाइट है, तो हमने क्या किया, बीच बीच में ऐसे 2 मीटर नीचे, मतलब नीचे से अगर देखा जाए तो 10 मीटर तक की दीवार बनाई है। तो बीच बीच में हम क्या कर देते हैं, ऐसे गैप बना दिए यूं,
ये गैप बना दी तो पानी का लेवल जैसे ही 10 मीटर से ऊपर पहुंचा तो पानी इसमें से बाहर निकल जाता है। और इन रास्तों को हम क्या बोलते हैं? इन रास्तों को बोलते हैं हम स्पिल वे। तो स्पिल वे की बात मैं आपको बता चुका हूं पहले कि स्पिल वे होते क्या है। ये हमारे स्पिल वे थे। अब मैं क्रॉस सेक्शन में आपको दिखाऊं तो स्पिलवे का एक जो हमारा सरफेस है जिसके ऊपर से, जैसे मान लीजिए ये हमारा स्पिलवे इस तरह से, ये डैम की टॉप हाइट है, ठीक है, ये हमने एक स्पिलवे बना दिया, ये फिर टॉप हाइट है, फिर कुछ दूरी पर दूसरा स्पिलवे बना दिया। तो डैम की हाइट मान लीजिए नीचे से कितनी है, ये है 12 मीटर और ये कितनी हाइट पर है, 10 मीटर। तो जैसे ही पानी धीरे धीरे चढ़ेगा और कहां पर पहुंचा, 10 मीटर तक, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 10 से जैसे ही पानी और बढ़ा 10.1 मीटर, तो 0.1 मीटर पानी इस रास्ते में से बाहर निकल जाएगा, डैम के दूसरी तरफ निकल जाएगा। प्रॉपर तरीके से एक चैनल बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो पानी को कहां से लेके जाता है, स्पिलवे में से, जहां पर भी आपको लेके जाना है वहां चला जाएगा पानी। स्पिलवे को कनेक्ट कर देते हैं किसी चैनल से जो कहां पर होता है, डाउन स्ट्रीम साइड में, नीचे की तरफ, डैम के नीचे की तरफ। तो ये हमारे स्पिलवे थे। बात क्लियर है? तो स्पिलवे का ये जो लेवल दिख रहा है आपको, ये जो लेवल है, इस लेवल को हम क्या बोलेंगे, जिसके ऊपर से पानी बह रहा है, इसे बोलेंगे क्रेस्ट या सिल लेवल। ठीक है, तो क्रेस्ट या सिल लेवल कौन सा लेवल होता है, जिसके ऊपर से पानी गुजरता है। तो ये हमारा क्रेस्ट या सिल लेवल था। अब अगर हम बात करते हैं स्पिलवे, तो ये हमारा क्रेस्ट, स्पिलवे क्रेस्ट दिखा रखा है। अब भाई एक डायग्राम के अंदर मैं दोनों चीजों को नहीं दिखा सकता। तो ये देखो डैम का टोटल हाइट थी ये, और स्पिलवे कहां पर है, यहां पर है। ठीक है, तो ये मैंने स्पिलवे का क्रेस्ट दिखा रखा है, मतलब पानी इसके ऊपर से यूं गुजर जाएगा पीछे। ठीक है, अब डैम को हम बना रहे हैं किसी न किसी काम के लिए बना रहे हैं, मतलब डैम से जो, डैम के पीछे जो पानी हम रोक रहे हैं, उस रोकने का कोई उद्देश्य तो होगा। ये थोड़ी है कि डैम बना करके छोड़ दिया, पानी पीछे की तरफ रुक जाएगा, उस पानी का हमको यूज नहीं करना है। उस पानी को हमें यूज में लेना है। कैसे यूज में लेना है? या तो उस पानी को आप क्या करोगे, एग्रीकल्चर पर्पज से यूज करना चाह रहे हो, इरिगेशन के लिए, या फिर पावर प्लांट के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है, या फिर पोर्टेबल वाटर के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए आपको यूज करना है। कोई भी उसका यूज हो सकता है। तो उस पानी को यूज कैसे करेंगे हम, जब आपने दीवार यहां तक बना दिया। अब ऐसा तो है नहीं कि पानी जो है यहां तक चढ़ेगा और उसके बाद में फिर जो पानी ऊपर से गुजरेगा तभी हम यूज कर पाए। तो पता नहीं कितने सालों बाद पानी यहां तक चढ़ेगा। जरूरी थोड़ी है कि यहां तक पानी चढ़ ही जाए। डैम की हाइटें तो बहुत होती है, 300-300 मीटर भी होती हैं। वहां तक पानी चढ़ पाएगा ना, कितने सालों में चढ़ेगा, तब जाके अपन उस डैम का यूज कर पाएंगे। ऐसा नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, डैम के बॉटम से, डैम के बेस से कुछ हाइट पर स्ल्यूसेज बनाते हैं। स्ल्यूसेज का मतलब क्या होता है, गेट होता है, हाइड्रोलिक गेट होते हैं। तो स्ल्यूसेज बनाते हैं हम। ये देखो यहां पर हमने स्लूस बना दिया। ये स्लूस का क्या है, बॉटम है। जो नीचे वाली लाइन है, रेड लाइन, ये बता रही है स्लूस के बॉटम को। तो हम क्या करते हैं कि हमें पानी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, स्लूस को यूं खोल देंगे। खोलते ही पानी यहां से बाहर चला जाएगा। अब आप बना रहे हो, इसका यूज कर रहे हो आप किसके अंदर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के अंदर। पावर प्लांट आप बनाना चाह रहे हो, तो आप क्या करोगे, यहां से जो भी पानी आ रहा है, नीचे टरबाइंस वगैरह लगाए हुए हैं आपने, और पानी इस तरह से मिल जाएगा टरबाइंस को। बात करिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। और आपको एग्रीकल्चर चाहिए, तो आपने इस वाले, ये जो पीछे का जो आपको दिख रहा है गेट, यहाँ स्लूस, यहां से क्या है, इसको कनेक्ट कर दिया चैनल से। आपने कैनाल बना दी, चैनल बना दी, कुछ भी कर दिया। तो इस तरह से आप इसका यूज कर रहे हो, इस पानी का। तो इस पानी का यूज अपन कैसे करते हैं, इस तरह से करते हैं। तो डैम के पीछे जो भी पानी रुका हुआ है उसका हम इस तरह से यूज करते हैं। तो ये मैंने अभी आपको केवल एक स्ट्रक्चर बताया था कि डैम के पीछे क्या क्या चीज हो रही है, पानी को हम कैसे यूज कर सकते हैं। स्पिलवे से ऊपर पानी जाएगा तो वो किस तरह से यूज में आएगा, उसको भी हम ऐसे यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं कौन कौन से लेवल होते हैं पानी के, कौन कौन से स्टोरेज होते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया, मान लो ये पूरा पूरा सूखा हुआ है, यहां पर एक बूंद भी पानी नहीं है। ठीक है, ये हमने डैम कंस्ट्रक्ट कर दिया, एक बूंद भी पानी नहीं है। अब बीच में देखो डैम के लेवल से ये चैनल्स बने हुए, तो उसमें गड्ढे भी होंगे। तो पानी जो आएगा पहले इन गड्ढों में भरेगा। तो एक गड्ढों में जो पानी भरा हुआ है, इसको हम क्या बोलेंगे, वैली स्टोरेज। जो मैंने आपको बता दिया, जो डैम नहीं था तब भी पानी जाएगा चैनल के थ्रू, और उस चैनल के अंदर जो भी गड्ढे हैं उसके अंदर पानी स्टोर होगा। छोटे छोटे से ऊंचा है वो, जो भी पानी उनके अंदर रुका हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे, वैली स्टोरेज। ये है डैम का वैली स्टोरेज। अब वैली स्टोरेज के बाद में बात करते हैं, पानी अब पीछे से पानी आने लग रहा है, धीरे धीरे क्या होगा, यहां पर रुकने लगेगा और इसका लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा। अब देखो इसका लेवल जब ये इस वाले पॉइंट तक हो जाएगा, कौन से पॉइंट तक, जो हमारा गेट है उसका लोअर मोस्ट पॉइंट, निचला बिंदु गेट का, यहां तक पानी आ चुका है। जो मैंने लाइन दिखाई है, यहां तक पानी भर गया। अब आप मुझे बताओ, क्या आप इस पानी को यूज कर सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते।
ध्यान से सुनेंगे सारी चीज़ों को, एक एक जो इसमें जितने भी पॉइंट लिख रहे हैं इन सभी के डेफिनेशन से जिस पर क्वेश्चन बनता है, ज़रूर बनता है। तो आप एक एक चीज़ को देखते जाएंगे। मैंने पहले आपको बताया वैली स्टोरेज के बारे में, क्या होता है ये, जो डैम बनाने से पहले भी चैनल के अंदर जो भी गड्ढे बने हुए उसमें जो पानी स्टोर हुआ पड़ा है उनको क्या बोलते हैं, हम वैली स्टोरेज बोलते हैं। पानी का लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगा, बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुंच चुका है, जो हमारा गेट है, स्लूज है, उसके लिख देता हूं मैं, स्लूज का मतलब क्या होता है, गेट होता है, दोनों एक ही चीज़ है। इसका जो लोअर मोस्ट पॉइंट है यहां तक पानी का लेवल आ चुका है, यहां तक आ चुका है। तो आप बताओ ये जो पानी है जिसका लेवल कहां तक है, गेट के बॉटम तक है, इस पानी को आप काम में ले सकते हो क्या? जो पीछे अपन ने जो भी स्ट्रक्चर बनाया काम में ले सकते हो क्या? देखें आप इसे, बिल्कुल भी काम में नहीं ले सकते। क्यों काम में नहीं ले सकते? अरे आप गेट खोल दोगे, पूरा खोल दिया गेट, पानी तो गेट के जो बॉटम है उससे भी नीचे है या फिर उसके लेवल पर है, तो जब पानी नहीं है इसमें तो पानी अपन यूज कैसे करेंगे? अपन यूज कर ही नहीं सकते। तो ये जो पानी है ना जिसका हम यूज नहीं कर सकते उसको हम क्या बोलेंगे, डेड स्टोरेज। ये है हमारा डेड स्टोरेज। तो क्या ये काम का नहीं है? काम का तो है। अब भाई पानी हम कौन सा काम ले सकते हैं, जो डेड स्टोरेज से क्या है, ऊपर है, उस पानी को हम काम में ले सकते हैं। लेकिन ये जो ऊपर वाला पानी तभी तो स्टोर हो पाएगा जब डेड स्टोरेज अवेलेबल होगा। जब यहां तक पानी का लेवल आएगा तभी तो इससे ऊपर बढ़ेगा, उस पानी को यूज कर पाएंगे। ऐसा थोड़ी है पानी डायरेक्टली केवल यहां पर आ गया, नीचे पानी नहीं, नीचे हवा है, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसको डेड स्टोरेज क्यों बोलते हैं? केवल इसलिए बोलते हैं क्योंकि अपन इसको यूज नहीं कर सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये यूजफुल नहीं है, यूजफुल तो ये भी, काम का तो ये भी है। जब तक ये नहीं होगा तो इससे ऊपर पानी नहीं आएगा। आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो डेड स्टोरेज का मतलब किससे, कि हम इस पानी को यूज नहीं कर सकते, इसलिए अपन इसको बोलते हैं डेड स्टोरेज। अब ये जो लाइन थी ना, ये वाली जो मैंने लाइन दिखाई है पानी की, ये पानी का लेवल है। ये लेवल तो अब हमें एक चीज समझ में आ गई कि अगर हमें पानी का यूज करना है ना तो कम से कम इतना लेवल तो होना चाहिए, फिर इससे ऊपर जो पानी चढ़ता जाएगा उसका हम यूज करेंगे। तो पानी के लिए मान लीजिए इसकी हाइट है हमारी 10 मीटर, तो 10 मीटर जब तक, ये मान लीजिए मैंने लिख दिया 10 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है, इस लेवल की। जैसे ही पानी 10.1 मीटर हुआ तो 0.1 मीटर पानी का हम यूज कर सकते हैं। तो मिनिमम कितना लेवल होना चाहिए ऑपरेटिंग कंडीशन बनाने के लिए? ऑपरेटिंग कंडीशन का मतलब क्या है, पानी को यूज करना है हमें किसी भी चीज के लिए। ऑपरेटिंग कंडीशन बनाने के लिए, ऑपरेटिंग कंडीशन, ऑपरेटिंग कंडीशन का मतलब क्या है, हमें काम में लेना है डैम को। तो डैम को काम में लेने के लिए, डैम के पीछे को पानी को काम में ले रहे हैं हम, मतलब ऑपरेटिंग कंडीशन बनाए रखनी है, उसके लिए मिनिमम कितना लेवल होना चाहिए, 10 मीटर इस एग्जांपल के अंदर। तो इस लेवल को हम क्या बोलते हैं, मिनिमम पूल लेवल। तो मिनिमम पूल का मतलब होता है स्टोर करना। तो मिनिमम पूल लेवल कौन सा लेवल होता है, आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। मिनिमम पूल लेवल कौन सा होता है, ये वो मिनिमम लेवल होता है जो ऑपरेटिंग कंडीशन बनाए रखने के लिए जरूरी होता है। ये कौन सा लेवल है, ये वो मिनिमम लेवल होता है, ये पानी का वो मिनिमम लेवल होता है जो ऑपरेटिंग कंडीशन बनाए रखने के लिए जरूरी होता है कि भाई इतना तो लेवल होना ही चाहिए, तब जाकर के आप उसको ऑपरेट कर पाओगे, पानी का यूज कर पाओगे, इससे जब ऊपर वाले पानी को। अब बात करते हैं हम क्या, पानी 10 मीटर से ऊपर धीरे धीरे बढ़ने लगा, 10 से होगा 10.1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करते करते, और ये जो है इसकी हाइट ये मान लीजिए 50 मीटर, ये है 50 मीटर, और ये है टॉप जो है इसका, ये टॉप ये है 55 मीटर, टॉप है इसका 55 मीटर, एग्जाम्पल है चल रहा है केवल। तो देखो 50 मीटर पर क्या है, जो हमारा स्पिलवे था उसका क्रेस्ट है। क्रेस्ट मतलब जिसके ऊपर से पानी कूद जाएगा, गुजर जाएगा। तो क्रेस्ट कितने पर है, 50 मीटर पर है। अब पानी क्या है, धीरे धीरे बढ़ने लगा, हमने गेट बंद कर रखे हैं, गेट को हमने बंद कर रखे हैं, ये गेट हमने बंद कर रखे हैं। अब पानी का लेवल बढ़ने लगेगा 10 से 11 मीटर, 12, 13, 14, 15 ऐसे करते करते 45, 46, 47, 48, 49, 50 मीटर तक हो गया। लेकिन जैसे ही पानी 50 मीटर से 50.1 मीटर हुआ तो 0.1 मीटर पानी इस स्पिलवे के क्रेस्ट से होता हुआ कहां निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो हम मैक्सिमम कितना पानी इसमें कंजर्व कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं, हम कर सकते हैं भाई 50 मीटर तक। गेट बंद कर दो और पानी को आने दो और बढ़ने दो लेवल। कितना बढ़ सकता है मैक्सिमम,
50 मीटर। 50 से ऊपर आप स्टोर कर सकते हो, रोक सकते होगा पानी को? बिल्कुल नहीं रोक सकते। 50 के बाद होते ही पानी बाहर निकल जाएगा। तो ये जो लेवल था 50 मीटर, इसको हम क्या बोलेंगे? मैक्सिमम कंजर्वेशन लेवल, नॉट मैक्सिमम पूल लेवल। मैक्सिमम पूल लेवल नहीं है ये, मैक्सिमम कंजर्वेशन लेवल, मतलब जहां तक हम पानी को कंजर्व कर सकते हैं, रोक सकते हैं, वो है हमारा ये लेवल 50 मीटर। और इसका दूसरा नाम क्या है? नॉर्मल पूल लेवल, कि नॉर्मली यहां तक आप पानी को, पूल मतलब स्टोर कर सकते हो, बस इससे ऊपर आप स्टोर नहीं कर सकते। नॉर्मली कहां तक स्टोर कर सकते हो? इस वाले लेवल तक, इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये था हमारा नॉर्मल पूल लेवल या मैक्सिमम कंजर्वेशन लेवल। तो ये वाला लेवल है हमारा नॉर्मल पूल लेवल या मैक्सिमम कंजर्वेशन लेवल। अब देखो इन दोनों लेवल के बीच में जो पानी है, मतलब कहां से कहां तक? 10 मीटर से 50 मीटर के बीच में कितना पानी है? 40 मीटर इन टर्म्स ऑफ डेप्थ। डेप्थ के टर्म में कितना मीटर पानी है इसके अंदर? 40 मीटर पानी है। तो इस 40 मीटर पानी का यूज आप कर सकते हो किसी भी पर्पस के लिए। आप गेट खोलोगे ना, तो गेट खोलने के बाद में आप कितना पानी ले सकते हो? 40 मीटर पानी ले सकते हो। तो आप कितना अपना जो यूजफुल वाटर है कितना है? ये है 40 मीटर। तो इस स्टोरेज को, जो किस किस के बीच में है? नॉर्मल पूल लेवल, और जो किस किस के बीच में है? नॉर्मल पूल लेवल और मिनिमम पूल लेवल के बीच में है, उस स्टोरेज को हम क्या बोलते हैं? यूजफुल स्टोरेज। क्यों बोलते हैं यूजफुल? क्योंकि यही वो पानी है जिसको हम यूज कर सकते हैं किसी भी पर्पस के लिए। बात क्लियर? तो ये होता है हमारा यूजफुल स्टोरेज। और ये लेवल कौन सा है? नॉर्मल पूल लेवल या मैक्सिमम कंजर्वेशन लेवल। तो इसमें आप डेफिनेशन लिख लेंगे इसकी। नॉर्मल पूल लेवल या मैक्सिमम कंजर्वेशन लेवल कौन सा होता है? ये पानी का वो लेवल होता है जहां तक हम पानी को मैक्सिमम कंजर्व कर सकते हैं, रिजर्व कर सकते हैं। बात क्लियर है? इसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल पूल लेवल। अब बात करते हैं मैक्सिमम पूल लेवल की। तो मैक्सिमम पूल लेवल कौन सा होता है? भाई बाढ़ आ गई, फ्लड के दौरान क्या हुआ? जब बाढ़ आई तो पानी का जो लेवल है यहां तक तो हो ही गया था 50 मीटर, लेकिन 50 से भी धीरे धीरे बढ़ने लगा। भाई पानी तो 50 तक जब पहुंच चुका है, पानी आकर के रुकेगा तो इससे ऊपर ही जाएगा। अब चाहे वो बात अलग है कि जो पानी है क्या होगा? बाहर धीरे धीरे कहां से निकल जाएगा? 50 से ऊपर होते ही स्पिलवे से निकलता जाएगा। लेकिन कुछ तो लेवल इसका मेंटेन रहेगा यहां पे। किस दौरान? फ्लड के दौरान। तो जब बाढ़ आ रही है और उस कंडीशन के दौरान, ड्यूरिंग दैट कंडीशन, 50 मीटर से ऊपर पानी का लेवल बढ़ेगा। 51 हो गया भाई, 52 हो गया, 53 हो गया, 55 से ज्यादा तो होगा नहीं, इनमें वैसे गैप रहता है। तो मान लीजिए 52 मीटर इसका, ये 53 मीटर हो गया पानी का लेवल। तो वो जो 3 मीटर है, धीरे धीरे 3 मीटर कब तक मेंटेन रहेगा? जब तक बाढ़ आती रहेगी। लेकिन जैसे ही बाढ़ खत्म हुई तो 3 मीटर फिर से क्या हो जाएगा? घटते घटते वही 50 तक आ जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये पानी तो कहां से निकल रहा है? स्पिलवे से निकल रहा है। तो बाढ़ के दौरान जो भी मैक्सिमम पानी इसमें स्टोर हुआ है, जिस लेवल तक पानी पहुंचा है, उस लेवल को हम क्या बोलते हैं? मैक्सिमम पूल लेवल। तो मैक्सिमम पूल लेवल कौन सा होता है? ये पानी का वो लेवल होता है जो बाढ़ के दौरान प्राप्त होता है। ठीक है, जहां तक पानी बाढ़ के दौरान पहुंचता है। तो फ्लड के दौरान पानी का वो मैक्सिमम लेवल जो फ्लड के दौरान हमें प्राप्त होता है, उसे क्या बोलते हैं? मैक्सिमम पूल लेवल। तो इसको आप लिख लेंगे, मैक्सिमम पूल लेवल क्या होता है? फ्लड के दौरान प्राप्त पानी का मैक्सिमम लेवल ही मैक्सिमम पूल लेवल कहलाता है। और ये नॉर्मल पूल लेवल से अधिक होता है। क्लियर है बात? लेकिन जैसे ही केवल फ्लड के दौरान, इंपॉर्टेंट चीज क्या है? बाढ़ के दौरान। लेकिन बाढ़ जैसे ही खत्म हुई तो पानी का लेवल ऑटोमेटिकली कहां तक पहुंच जाएगा? 50। क्यों पहुंच जाएगा? क्योंकि पानी जो है बाहर निकलता जा रहा है। भाई पानी आ रहा है और निकल रहा है कहां से? स्पिलवे के क्रेस्ट के ऊपर से निकलता जा रहा है। और उस दौरान जो भी पानी उसमें स्टोर हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं? सरचार्ज स्टोरेज। सरचार्ज मतलब अतिरिक्त पानी, कि इतना स्टोर नहीं होता एक्चुअली, उसका नाम दिया गया है सरचार्ज स्टोरेज। वो स्टोर नहीं होता है, वो केवल नाम दिया गया है सरचार्ज स्टोरेज। क्यों बोलते हैं सरचार्ज? क्योंकि ये अतिरिक्त पानी है, बर्डन है एक तरह से। ठीक है, तो ये है हमारा सरचार्ज स्टोरेज। मान लीजिए 50 से, और मैक्सिमम पूल लेवल था हमारा 53 मीटर। बाढ़ आई तो पानी कहां तक पहुंच गया? 53 मीटर तक पहुंच चुका है। तो ये जो 53 मीटर तक पहुंचा है, मतलब ये जो 3 मीटर है, इसको हम क्या बोलेंगे? सरचार्ज स्टोरेज। तो ये जो 3 मीटर है 50 से 53 के बीच में गैप, इसे क्या बोलेंगे? सरचार्ज स्टोरेज। अब मैं इन सभी, तो ये मैंने अभी आपको बताया सारे के सारे लेवल के बारे में, कौन कौन से लेवल होते हैं। एक बार मैं आपको ये जो स्टोरेज हैं उनके बारे में बोल देता हूं, जिससे आप उनकी डेफिनेशन को लिख लेना। सबसे पहले मैं बात करता हूं आपको वैली स्टोरेज के बारे में। तो 1 बाय 1 अब आपको डेफिनेशंस लिखनी है सभी की। ये मैंने डायग्राम आपको कंप्लीटली बता दिया है क्या होता है।
अब मैं आपको डेफिनेशंस बोलूँगा, आपको ये डायग्राम बनाने के बाद में वन बाय वन उन डेफिनेशंस को आपको लिखना है। सबसे पहले तो आप इसी की लिखेंगे, मिनिमम पूल लेवल क्या होता है, मिनिमम पूल लेवल, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, पानी का वो मिनिमम लेवल है जो ऑपरेटिंग कंडीशन बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, दूसरे कहां तक होगा, ये होगा हमारे जो गेट है या स्लूस है उसके बॉटम तक का लेवल। दूसरा है नॉर्मल पूल लेवल या मैक्सिमम कंजर्वेशन लेवल। तो ये कौन सा होता है भाई, ये वो मैक्सिमम लेवल है जहां तक पानी को हम स्टोर कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं, उसे बोलेंगे हम नॉर्मल पूल लेवल या मैक्सिमम कंजर्वेशन लेवल। इसके बाद में तीसरा किसके बारे में लिखेंगे अपन, मैक्सिमम पूल लेवल। क्या होता है, ये वो लेवल है जो फ्लड के दौरान प्राप्त हुआ है, जहां तक पानी फ्लड के दौरान पहुंचा है उसको हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमम पूल लेवल। तो ये तीनों डेफिनेशंस लिख लिया आपने। इनके बाद फिर फोर्थ लिखेंगे। फोर्थ जो डेफिनेशन है वो किस चीज की है, अब बात करते हैं हम स्टोरेज की। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको फोर्थ, वैली स्टोरेज। वैली स्टोरेज कौन सा होता है भाई, डैम बनाने से पहले चैनल में जो भी डिच हैं, गड्ढे हैं, उसमें जो पानी स्टोर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, वैली स्टोरेज। तो वैली स्टोरेज वो पानी होता है जो चैनल में डैम बनाने से पहले ही मौजूद था, उसे बोलते हैं हम वैली स्टोरेज। तो एक तरह से जब हम डैम की जो हम रिजर्वायर की कैपेसिटी निकालेंगे तो हमें इस पानी को तो हटाना पड़ेगा क्योंकि तो पहले से ही मौजूद था। आप चाहे डैम हटा दो, डैम हटा दिया, मान लो इमेजिन करो डैम ही नहीं है यहाँ पे, फिर भी इन गड्ढों में पानी तो मौजूद है, स्टोर हुआ पड़ा ऑटोमेटिकली। मतलब छोटे छोटे से रिजर्वायर है, चाहे थोड़ा थोड़ा पानी है इनमें, चाहे 10-10 मीटर क्यूब पानी है इनके अंदर, 10 मीटर क्यूब 20 मीटर क्यूब पानी है इनके अंदर, इन डिचेज के अंदर। तो ये कौन सा है हमारा, वैली स्टोरेज। तो ये डैम की कैपेसिटी पर तो, जो हमारा रिजर्वायर है उसकी कैपेसिटी पर तो प्रभाव डाल रहा है। क्या प्रभाव डाल रहा है, मान लीजिए हमारे रिजर्वायर की कैपेसिटी टोटल इसके अंदर पानी जो है वो स्टोर हो रहा है 150 मीटर क्यूब। ठीक है, 150 मीटर क्यूब पानी स्टोर हो रहा है कंप्लीट, कहां तक, यहां तक। तो 150 में से ये पानी मान लीजिए 10 मीटर क्यूब था, तो इसकी कैपेसिटी कितनी हुई रिजर्वायर की, 140 मीटर क्यूब कैपेसिटी हुई। क्यों भाई, 10 मीटर क्यूब तो बनाओ चाहे मत बनाओ डैम, तब भी पहले से स्टोर था। तो इसकी कैपेसिटी कितनी हुई, 140 मीटर क्यूब। उस कैपेसिटी को नाम दिया गया अलग से, वो बताऊंगा आपको। तो वैली स्टोरेज क्लियर है। वैली स्टोरेज के बाद में नेक्स्ट डेफिनेशन फिफ्थ लिखेंगे हम किसकी, यूजफुल स्टोरेज की। यूजफुल स्टोरेज, सॉरी डेड स्टोरेज की लिखते हैं पहले लिखते हैं डेड स्टोरेज की। क्या है इसकी डेफिनेशन, मिनिमम पूल लेवल से नीचे स्टोर हुआ पानी डेड स्टोरेज कहलाता है। स्टोर हुआ पानी, इसकी मात्रा मतलब वॉल्यूम के रूप में चलेंगे, मीटर क्यूब ऐसे चलेंगे हम। तो मिनिमम पूल लेवल से नीचे स्टोर हुए पानी की मात्रा डेड स्टोरेज कहलाती है। ठीक है, डेड स्टोरेज क्यों बोलते हैं अपन इसको, क्योंकि इस पानी का हम यूज नहीं कर सकते, इतना पानी हमको स्टोर करना पड़ेगा तब जाके इससे ऊपर के पानी को हम यूज कर पाते हैं। अब बात आती है नेक्स्ट डेफिनेशन, यूजफुल स्टोरेज। तो यूजफुल स्टोरेज के बारे में क्या लिखेंगे आप, कि नॉर्मल पूल लेवल या कहा जाए मैक्सिमम कंजर्वेशन लेवल, नॉर्मल पूल लेवल और मिनिमम पूल लेवल के बीच स्टोर हुआ पानी यूजफुल स्टोरेज कहलाता है। इस पानी को हम किसी भी कार्य के लिए काम में ले सकते हैं। तो आप इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे यूजफुल स्टोरेज की। लास्ट टाइम भाई आपसे डेड स्टोरेज पर क्वेश्चन बना था WRD 2016 के अंदर, कि मिनिमम पूल लेवल से नीचे स्टोर हुआ पानी क्या कहलाता है, सरचार्ज, यूजफुल, डेड या वैली स्टोरेज। बात क्लियर है। और उसी एग्जाम में 2016 में डिग्री वाले में पूछा गया था यूजफुल के बारे में। तो नेक्स्ट लिखता हूं मैं सेवंथ डेफिनेशन, ये किसकी है हमारी, सरचार्ज स्टोरेज। ये कौन सा होता है, सरचार्ज स्टोरेज कौन सा है, फ्लड के दौरान नॉर्मल पूल लेवल से ऊपर पानी की मात्रा क्या कहलाती है, सरचार्ज स्टोरेज कहलाती है। फ्लड के दौरान नॉर्मल पूल लेवल से ऊपर प्राप्त हुए पानी की मात्रा सरचार्ज स्टोरेज कहलाती है। यह केवल उसी टाइम पीरियड के दौरान बना रहता है
जिस टाइम पीरियड में फ्लड है। फ्लड के खत्म होते ही धीरे धीरे करके ये स्टोरेज खत्म हो जाता है। क्यों खत्म हो जाता है? क्योंकि ये निकल जाता है कहां से? स्पिलवे के थ्रू। तो ये था हमारा सरचार्ज स्टोरेज। लास्ट डेफिनेशन हम लिखेंगे किसकी? बैंक स्टोरेज, जिसके बारे में मैंने आपको अभी तक नहीं बताया। इससे थोड़ा सा डिफरेंट भी है और इसमें भी मिलेगा आपको। तो बैंक स्टोरेज क्या होता है भाई? बैंक का मतलब क्या है? किनारे। तो जो हमारे से मान लीजिए रिवर वगैरह हैं, मैं ये कंप्लीट को एट्थ पॉइंट लिखेंगे, बैंक स्टोरेज। तो बैंक स्टोरेज में आपको बताता हूं क्या होता है। जैसे मान लीजिए, मैं तो आपको इससे आपको अच्छे समझ में आएगा। ये कोई रिवर थी, इसमें पानी का लेवल कहाँ तक है? यहाँ तक है। फिलहाल रिवर है ये, यहाँ तक है। तो पानी की एक सैचुरेशन लाइन होगी ऐसे, ठीक है भाई। इसके किनारे हैं ये साइड्स, इन्हीं को क्या बोलते हैं? बैंक। तो पानी क्या है यहाँ पर? इस तरह से स्टोर हो गया है इनके साइड्स में। जो मिट्टी है उसमें स्टोर हो गया ये पानी। ये पानी इसके अंदर स्टोर हो गया, धीरे धीरे करके यहाँ पे जाता गया और स्टोर हो गया। जब तक ये लेवल है तब तक पानी इसके अंदर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही मान लीजिए सूख गई, तो क्या होगा? ये पानी इसमें से स्पिल आउट होकर के किस में आ जाएगा? इस रिवर में या इस चैनल के अंदर आ जाएगा। और ये इसमें से निकल करके इसमें आया और इसका लेवल कितना हो पाया? इतना हो पाया। ठीक है भाई। ये पूरा पूरा इतना पानी जब इसके अंदर आएगा तो इतना बड़े में पानी तो था नहीं, मिट्टी के अंदर जो पोर्सेस थे उसमें था ये। तो ये जो पानी आया है ना, इसका लेवल कम ही होगा इससे और अपने आप। तो ये जो पानी स्टोर हुआ है बैंक के अंदर, जो स्टोर हो चुका था, उस पानी को हम क्या बोलते हैं? बैंक स्टोरेज। बात क्लियर है? तो ये होता है बैंक स्टोरेज। तो बैंक स्टोरेज क्या है? चैनल के किनारों में स्टोर हुआ पानी बैंक स्टोरेज कहलाता है। तो ये सारे हमारे स्टोरेज थे। इस पर क्वेश्चन जरूर बनता है, आपको देखने को भी मिलेगा क्वेश्चन। अब मैं आपको बताता हूं, जिसको हम लिखेंगे नोट के रूप में। क्या लिखेंगे नोट के रूप में? कि इफेक्टिव स्टोरेज क्या होता है। इफेक्टिव स्टोरेज, इफेक्टिव स्टोरेज क्या होता है? अब मैंने आपको भी जो बताया था कि इसमें से हमारे लिए इफेक्टिव जो कैपेसिटी है पानी की, जो रिजर्वायर की जो कैपेसिटी है, रिजर्वायर कैपेसिटी कौन सी होगी भाई? कौन सी कैपेसिटी रिजर्वायर की होगी? जो हमारे लिए इफेक्टिव है, जो हमारे लिए यूजफुल है, वो कौन सी होगी? देखो, एक तो सरचार्ज स्टोरेज, उसमें कौन कौन से पानी आएंगे? उसमें एक तो आएगा हमारा यूजफुल, ये हमारे लिए काम का है, यूजफुल स्टोरेज। ठीक है। कभी फ्लड आया तो जो सरचार्ज स्टोरेज उसको भी हम काम में ले रहे हैं। कैसे? स्पिलवे को हमने कनेक्ट कर दिया चैनल से पीछे। जो हम गेट को कनेक्ट कर रखा था जिस चैनल से, उस चैनल से ही हमने स्पिलवे को कनेक्ट कर रखा है। तो दोनों में से पानी पहुंचेगा तो पहुंचेगा उस चैनल के अंदर ही, उसको भी हम काम में ले रहे हैं। तो ये भी हमारे लिए काम का है, ये भी कैपेसिटी हुई। लेकिन ये पानी तो क्या है, डैम बनाओ चाहे मत बनाओ, पहले से मौजूद था, क्योंकि ये वैली जो छोटी छोटी सी हैं ये पहले से मौजूद थी। तो ये पानी तो बेवजह की जगह गिर रहा है। तो हमारी कैपेसिटी मान लीजिए 150 मीटर क्यूब थी, और जिनमें से टोटल पानी इसमें कितना रुक पा रहा है, इंक्लूडिंग दीज, टोटल पानी जो रुका हुआ है वो कितना है? 150 मीटर क्यूब। उसमें से ये जो पानी, ये तो काम का है ही नहीं, ये तो, इसको तो हम कैपेसिटी से हमको हटाना पड़ेगा। क्यों हटाना पड़ेगा? क्योंकि आपने डैम नहीं बनाया तब भी ये पानी मौजूद था, और ये था मान लीजिए 10 मीटर क्यूब। तो हमारा टोटल कितना बचा? 140 मीटर क्यूब। अब 140 मीटर क्यूब कौन सा है? सरचार्ज, यूजफुल, ये मिला करके है। तो हमारी इफेक्टिव स्टोरेज हम किसे बोलेंगे? इफेक्टिव स्टोरेज होगा हमारा, इफेक्टिव स्टोरेज बराबर, इफेक्टिव स्टोरेज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा? यूजफुल स्टोरेज प्लस सरचार्ज स्टोरेज माइनस वैली स्टोरेज। तो हमारा इफेक्टिव स्टोरेज होता है यूजफुल स्टोरेज प्लस सरचार्ज स्टोरेज माइनस वैली स्टोरेज। अब बहुत से सोच रहे होंगे कि डेड स्टोरेज को तो लिया ही नहीं, और वहां पर जो ऑप्शन मिलेगा ना, जिसने नहीं पढ़ा ये टॉपिक नहीं पढ़ा, ये नोट नहीं पढ़ा ना, इसको ध्यान रहा, तो उसको ऑप्शन में यही मिलेगा, यूजफुल स्टोरेज प्लस सरचार्ज माइनस डेड, और वो इसी को लगाएगा कि डेड स्टोरेज घटा देंगे।
अरे भाई डेड स्टोरेज के बारे में मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले। डेड इसलिए बोलते हैं क्योंकि अपन इस पानी को यूज नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि ये यूजफुल नहीं है। आप पानी को यहां से स्टोर करना शुरू कर सकते हो क्या कि पानी डायरेक्टली इस लेवल पे आ गया, ये बीच में हवा है, हवा के ऊपर पानी भर देंगे क्या? नहीं। जब तक ये डेड स्टोरेज फिल नहीं होगा, जब तक ये स्टोरेज फिल नहीं होगा, तब तक इससे ऊपर का लेवल बढ़ेगा ही नहीं। तो ये काम का तो है, किस लिए काम का है? यूजफुल स्टोरेज बनाने के लिए। लेकिन हम इसको किसी पर्पज से काम में नहीं ले सकते। किस पर्पज? ये केवल स्टोरेज पर्पज से तो काम का है कि हमको पानी को स्टोर करना है ना ऊपर, तब तक स्टोर नहीं हुआ जब तक कि ये पानी यहां तक नहीं बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन हम इसको बाहर काम में नहीं ले सकते, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? डेड स्टोरेज। और ये जो इफेक्टिव स्टोरेज की बात चल रही है, कौन से के लिए चल रही है? जिसको हम बाहर काम में ले सकते। तो कौन सा होगा? ये प्लस ये माइनस में ये वैल्यू स्टोरेज बात की। तो ये हमारे इफेक्टिव स्टोरेज होता है, यूजफुल स्टोरेज प्लस सरचार्ज स्टोरेज माइनस वैली स्टोरेज। तो ये कुछ बातें थी रिजर्वायर से रिलेटेड। तो जैसा कि आपको पता है यूनिट 5 हमारी कौन सी है? यूनिट 5 हमारी मिसलेनियस टॉपिक्स, विविध, जिसमें हम बचे कुचे सारे टॉपिक्स इरिगेशन इंजीनियरिंग, ओनली इरिगेशन नॉट हाइड्रोलॉजी। तो वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग के अंदर अपना हाइड्रोलॉजी था और एक इरिगेशन था। तो इरिगेशन के जो भी बचे कुचे टॉपिक है सभी को मैं इसमें कवर कर रहा हूँ। तो पहला टॉपिक तो ये क्लियर हो गया कंप्लीट, रिजर्वायर के बारे में सारी बातें हो गई। रिजर्वायर के बाद में अब मैं बात करता हूं आपसे वेल हाइड्रोलिक्स के बारे में। वेल हाइड्रोलिक्स की चीज़ें पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा वेल हाइड्रोलिक्स। उसमें बहुत सारे पॉइंट हैं, डेफिनेशंस हैं, जिनको वन बाय वन देखेंगे। पहले मैं एक डायग्राम बनाता हूं जो इम्पॉर्टेंट है। सर एक मिनट स्टॉप कर देना, क्योंकि डायग्राम बनाऊंगा, बड़ा है वो। तो नेक्स्ट अपन टॉपिक देखते हैं जो अपनी यूनिट 5 है, उसमें नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेल हाइड्रोलिक्स। इसमें हम क्या चीज़ देखेंगे? जो हमारे वेल्स होते हैं, कुएं होते हैं, कौन कौन से प्रकार के होते हैं, जो हमारी संरचना है, कहाँ से पानी आ रहा है, किस तरह से ग्राउंड वाटर, टोटल हम ग्राउंड वाटर के बारे में बात करेंगे, जो भी फॉर्मेशन है ग्राउंड लेवल से नीचे की, उन सब चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। तो देखो ये हमारा ग्राउंड लेवल है, ये जो आपको ऊपर की लाइन दिख रही है कंप्लीट क्या है? ग्राउंड लेवल। ये हमारा ग्राउंड लेवल, ठीक। ये लाइन आपको दिख रही है टॉप लाइन, ये पूरा ग्राउंड लेवल है। तो हमें केवल ऊपर का पता है, सरफेस का जो हमें दिख पाता है। उससे नीचे क्या चीज चल रही है हमें कुछ मालूम ही नहीं है। उसके नीचे क्या होता है, किस तरह से पानी कहां पर स्टोर होता है, कैसे हम पानी निकलता है हैंडपंप से या ट्यूबवेल से या फिर वेल से। तो ये देखो संरचना, मैंने सारी चीज़ों को कोशिश करी है एक ही डायग्राम में समझाने के लिए, इसलिए थोड़ा सा ये कम्बरसम डायग्राम दिख रहा है आपको। तो देखो आप इसमें मान लीजिए ये जो हमारा ग्राउंड लेवल होता है, ग्राउंड लेवल के नीचे कुछ डेप्थ तक एक जोन होता है, ठीक है। वो डेप्थ लगभग 100 से 1000 मीटर के करीब तक की रहती है, बहुत जगह कम भी रहती है। तो एक जोन रहता है, उसमें क्या है? मिक्सर होता है, वो एक फॉर्मेशन, एक संरचना होती है। उस जोन के अंदर एक संरचना होती है। किसकी संरचना होती है? सॉइल की और वाटर की संरचना होती है। उस फॉर्मेशन को, जिस फॉर्मेशन से हम पानी को ले सकते हैं, मान लीजिए मैंने कोई गिलास लिया, ठीक है, और उस ग्लास के अंदर मैंने भर दी बजरी, ठीक है, और बजरी भरने के बाद उसमें मैंने पानी डाल दिया। तो पानी और बजरी दोनों चीज मिक्स है उस ग्लास के अंदर। अब अगर मैं उसमें कोई छेद करता हूं उस ग्लास के अंदर, तो पानी उसमें से निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। और वो जो पानी निकल रहा है वो किसके कारण निकल रहा है? ग्रेविटी के कारण। वो ग्रेविटेशनल वाटर हमें वहां से प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो वो जो फॉर्मेशन है, वो जो संरचना है, कौन सी संरचना? द मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर। वो संरचना हमारी क्या कहलाती है? एक्वाफर। तो सबसे पहली चीज मैंने जो आपको बताई वो क्या है? एक्वाफर। तो एक्वाफर आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। क्या है? कुछ नहीं है, ये केवल एक फॉर्मेशन है, एक संरचना है जो जमीन के अंदर पाई जाती है, जिस संरचना से हम पानी प्राप्त कर सकते हैं। कौन सा पानी? ग्रेविटेशनल वाटर। ऐसे नहीं कि हम उसको खींचना पड़ रहा है, जिस संरचना से हम ग्रेविटेशनल वाटर प्राप्त कर सकते हैं, उस संरचना को हम क्या बोलते हैं? एक्वाफर बोलते हैं। तो हमारे एक्वाफर है, ये हमारी जमीन थी टॉप लेवल, उससे नीचे क्या है? एक्वाफर है। उस एक्वाफर के बाद में ऐसा होता है जमीन के नीचे, उस एक्वाफर के बाद में क्या आता है? एक पत्थर की लेयर आती है, ठीक है। वो लेयर की थिकनेस वगैरह कुछ डिफाइंड नहीं रहती कि इतने से लेके इतने तक रहेगा, कुछ भी हो सकती है। वो जो हमारी लेयर है पत्थर की, उसको हम क्या, वो कौन सी होगी? इम्परवियस लेयर। उसका दूसरा नाम होता है मोटा लेयर, MOTA, मोटा लेयर। इम्परवियस है भाई पत्थर, ये जो मैंने आपको लाइन दिखा रखे ना बीच में डैश दिए, कौन सी? हमारी इम्परवियस लेयर। मतलब
इसमें से पानी आर पार नहीं जा सकता, ठीक है। और ये जो ऊपर थी लेयर जिससे हम पानी प्राप्त कर सकते हैं वो कौन सी, हमारी एक्वाफर। बात क्लियर है इसको। और ये कौन सी होती है, इम्परवियस लेयर, और इसे क्या बोलते हैं हम, अनकन्फाइंड एक्वाफर। अभी आप अनकन्फाइंड वर्ड नहीं देखेंगे, ओनली देखेंगे एक्वाफर। तो एक्वाफर कौन सी संरचना है, जहां से हम पानी प्राप्त कर सकते हैं। अब ये पत्थर है, पत्थर में से पानी ले सकते हो क्या, पत्थर के अंदर पानी थोड़ी रहेगा स्टोर, तो पत्थर से हम पानी ले ही नहीं सकते। ये संरचना कौन सी है, इम्परवियस लेयर या मोटा लेयर। उसके बाद में फिर से क्या होता है, फिर से एक संरचना आती है जिसमें पानी स्टोर हो सकता है और जहां से पानी अपन ले सकते हैं, मतलब एक्वाफर आ गया फिर से। ये कौन सी लेयर आ गई, परवियस लेयर, और ये परवियस लेयर को हम क्या बोलते हैं, एक्वाफर। उसके बाद फिर से क्या आ गई, इम्परवियस लेयर। तो ये पैटर्न चलता है भाई ग्राउंड लेवल के नीचे। तो ग्राउंड लेवल के नीचे क्या चल रहा है, पहले एक्वाफर, फिर इम्परवियस लेयर, फिर एक्वाफर, फिर इम्परवियस लेयर, फिर एक्वाफर, फिर इम्परवियस लेयर। तो ये संरचना चलती है कंप्लीटली। अब आप सोचोगे कि भाई एक्वाफर में मैं बता रहा हूं आपको, एक्वाफर से हम पानी प्राप्त कर सकते हैं, तब तो मतलब जमीन से 2 फीट खोदते पानी आ जाना चाहिए। अरे पानी तो तब आएगा जब उसमें पानी होगा, तभी तो आएगा। पानी का लेवल जहां पर होगा उससे नीचे आप खोद दो, तब आपको पानी मिल जाएगा। अगर पानी का लेवल कहां तक होता है स्टोर, ग्राउंड लेवल तक होता, तो आपको ग्राउंड पर पानी मिल जाता। और बहुत जगह ऐसा होता भी है। कैसा होता है, तो देखो आप, ये जो कंप्लीट है, इस कंप्लीट को हम क्या बोलेंगे, एक्वाफर। इस कंप्लीट को क्या बोलेंगे हम, एक्वाफर। अब ये जो दिख रहा है ना आपको, ऊपर ही ऊपर वाला जो एक्वाफर है, ऊपर ही ऊपर वाला जो एक्वाफर है, वो वहां पर जो भी पानी होगा, वहां पर पानी कौन से प्रेशर पर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर होगा, ठीक है। लेकिन उसके नीचे इंपरवियस लेयर आ गई, इंपरवियस के बाद में फिर से एक्वाफर आ गया। तो ये वाला जो एक्वाफर आपको दिख रहा है, ये क्या है, इन दोनों के दोनों इंपरवियस लेयर के बीच में दबा हुआ है, ठीक है। और दबने को क्या बोलते हैं, कन्फाइंड। इसलिए इस वाले एक्वाफर को हम क्या बोलते हैं, कन्फाइंड एक्वाफर। और ये जो एक्वाफर है ये क्या है, फ्री है। इसके ऊपर क्या है, डायरेक्टली एयर है, एटमॉस्फेयर है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, अनकन्फाइंड एक्वाफर। मतलब ये दबा हुआ नहीं है एक्वाफर, इसको बोलते हैं अनकन्फाइंड एक्वाफर। तो ये मैंने आपको बात बताई अनकन्फाइंड एक्वाफर के बारे में और एक्वाफर के बारे में। तो एक्वाफर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से, अनकन्फाइंड और कन्फाइंड। अनकन्फाइंड एक्वाफर वो एक्वाफर होता है जो क्या है, जिसके ऊपर, जो किसी 2 इंपरवियस लेयर के बीच में दबा हुआ नहीं है, जिसके ऊपर डायरेक्टली एटमॉस्फेयर है, उसे बोलेंगे अनकन्फाइंड। और जो एक्वाफर 2 इंपरवियस लेयर के बीच में दबा हुआ है, उसे बोलेंगे हम कन्फाइंड एक्वाफर, ठीक है। अब बात आती है वाटर टेबल की। एक और होता है हमारा पर्ज्ड एक्वाफर। पर्ज्ड एक्वाफर कौन सा होता है हमारा, पर्ज्ड एक्वाफर ये है, देखो इस एक्वाफर के अंदर, ये जो हमारा आपको दिख रहा है ना अनकन्फाइंड एक्वाफर, इस एक्वाफर के अंदर क्या है, एक बीच में कोई पत्थर की लेयर थी इस तरीके की, ठीक है। अब पानी ऊपर से बारिश हुई, बारिश होकर के पानी नीचे गया और नीचे जाते जाते कहां पर रुक गया, इस पत्थर के ऊपर रुक गया। जबकि जो हमारी ओरिजिनल वाटर टेबल है, रियल वाटर टेबल है, क्या है, यहां से नीचे है। ये रही वाटर टेबल। वाटर टेबल क्या होती है, देखो भाई ऊपर से पानी आया बारिश का इस तरह से, ठीक है, और वो क्या हुआ, पेनिट्रेट हुआ हमारे किसमें, जमीन के अंदर। पेनिट्रेट होते होते कहां तक पहुंच गया, वो इम्परवियस लेयर तक पहुंच गया। यहां से उसका लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगेगा पानी का, क्योंकि पानी ऊपर से आ रहा है और यहां टकरा करके क्या है, ऊपर इसका लेवल इंक्रीज होगा। इंक्रीज होते 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 कहां तक पहुंच गया, यहां तक। तो जो टॉप सरफेस है पानी की, उसी को हम क्या बोलते हैं, वाटर टेबल, या क्या बोलते हैं, ग्राउंड वाटर टेबल। शॉर्ट में बोलते हैं इसको GWT। ये हमारा ग्राउंड वाटर टेबल। तो ग्राउंड वाटर टेबल हमारा ये है, यहां तक पानी भरा हुआ है। अब बहुत जगह क्या होता है भाई, जो हमारा ग्राउंड लेवल है वो ऊपर ऊंचा रहता है हमारे, किससे, ऊपर रहता है हमारे ग्राउंड वाटर टेबल से। हमारा ग्राउंड लेवल ग्राउंड वाटर टेबल से ऊपर होता है। बहुत जगह ऐसी संरचना हो जाती है कि ग्राउंड लेवल नीचे चला गया इस तरह से, और क्या हो गया, देखो ये रहा। और ऐसा हो गया कि ग्राउंड लेवल तो नीचे चला गया और ग्राउंड वाटर टेबल इससे ऊपर आ गई। आपको मालूम है पानी को आप चाहे कैसे पटक दो, किसी भी शेप में पटक दो, लेकिन उसका टॉप सरफेस हमेशा पैरेलल होता है किसके, हमारी अर्थ सरफेस के, मतलब वो हॉरिजॉन्टल हम उसको कह सकते हैं। तो पानी तो ऐसे ही रहेगा ग्राउंड वाटर टेबल, वो थोड़ी ना इसकी तरह बदलेगी शेप अपनी, तो वो तो हमेशा हॉरिजॉन्टल ही रहेगा। अब जो हमारा वाटर टेबल है वो तो आ गई ऊपर, और जो हमारा ये ग्राउंड लेवल है वो चला गया नीचे। तो ऐसी संरचना पे पानी आपको ऑटोमेटिकली मिल जाता है।
और हम क्या कहते हैं कि किसी लोक देवी देवता ने पानी दे दिया, जबकि साइंटिफिकली क्या होता है, इस तरह से पानी आता है। वहाँ पे कोई अपने आप पानी नहीं आता है। जैसे आप झरने देखते हैं, गरबाजी वगैरह, वहाँ पर वो वाला सीन भी आपको बताऊंगा मैं। ये तो केवल मैं ग्राउंड लेवल की बात बता रहा हूँ। जैसे अलवर के अंदर नारायणी माता का प्रसिद्ध है, वहाँ पर भी पानी जो आता है इस तरह से आता है। वहाँ पर क्या है, एक्चुअल में फॉर्मेशन ऐसी है कि जो हमारा ग्राउंड लेवल है वो नीचे जा चुका है और जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो ऊपर आ गया है। तो वहाँ पर पानी जो है कॉन्स्टेंट डेप्थ पर मेंटेन रहता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ आपको आगे। तो ये हमारी ओरिजिनल ग्राउंड वाटर टेबल थी, रियल ग्राउंड वाटर टेबल। कई बार क्या होता है, पानी, बारिश का पानी ऊपर से आया और बीच में कोई पत्थर की संरचना इस तरह से थी। और किस में थी ये थी अनकन्फाइंड एक्वाफर के अंदर। तो पानी आया, आकर के इस पत्थर की संरचना पे धीरे धीरे रुकने लगा। अब आपने क्या किया, यहां पर आपने एक कुआं खोदा, आपने ड्रिलिंग करी यहां पे, तो यहां तो आपको पानी मिला कहां पर, वाटर टेबल जाके मिला आपको 150 मीटर पर। लेकिन आपने यहां पर खोदा और यहां पर मिल गया आपको मात्र 40 मीटर पर ही। तो आप कंफ्यूज हो गए कि पानी का लेवल यहां पर 40 मीटर है या फिर 150 मीटर है। भाई जो 40 मीटर है ना, वो आपका परमानेंट वाटर नहीं है। जितना भी पानी रुका हुआ है इस एक्वाफर में, वो खत्म होते ही वो आपका सूख जाएगा। ट्यूबवेल जो भी आपने बनाया, ट्यूबवेल या वेल जो भी कुछ बनाया है, वो सूख जाएगा। तो ये जो एक्वाफर है, ये क्या होता है, हमारे फेक एक्वाफर, मतलब पागल बना रहे हैं हमें, इसमें पानी मौजूद नहीं है, केवल वही है थोड़ा बहुत पानी। तो ये कौन सा है, ये रियल नहीं है, इसको बोलते हैं पर्च्ड एक्वाफर। ये कौन सा एक्वाफर है, पर्च्ड एक्वाफर। ये कौन से होते हैं, जो कहां पर मौजूद होते हैं, अनकन्फाइंड एक्वाफर के अंदर किसी रॉक के ऊपर मौजूद होते हैं। ये होते हैं हमारे पर्च्ड एक्वाफर। तो मैंने अभी तक आपको बताया अनकन्फाइंड एक्वाफर के बारे में। ठीक है, मैंने आपको बताया ग्राउंड वाटर टेबल क्या होती है। अब मैं बात करता हूं आपसे कन्फाइंड एक्वाफर के बारे में। तो मोटा लेयर आ गए, उसके बाद में फिर एक एक्वाफर और फिर से मोटा लेयर। इन दोनों के बीच में जो एक्वाफर है इसको क्या बोलेंगे हम, दबा हुआ है, ये कन्फाइंड एक्वाफर है। दबा हुआ का मतलब क्या होता है, बोलते हैं ना हम सॉइल की स्ट्रेंथ निकालते हैं, अनकन्फाइंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। तो अनकन्फाइंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम टॉप लेयर की निकाल रहे हैं और वो क्या है, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, अनकन्फाइंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। तो इस तरह से कोई संरचना हो सकती है भाई। आगे जाकर के ये जो हमारी ऊपर वाली लेयर है, ये ग्राउंड वाटर को, ग्राउंड लेवल को टच कर गई। ये जो हमारी इंपरवियस लेयर है, ऐसा हो सकता है किसी जगह पे ऐसा हो गया, ये ऊपर टच कर गई। नीचे वाली जो थी वो भी ग्राउंड लेवल को देखो यहां पर टच कर चुकी है। बात क्लियर है। अब मैं बात करता हूं आपको आगे। तो ये जो इन दोनों के बीच में दबा हुआ है इसको बोलते हैं कन्फाइंड एक्वाफर। अब अगर हम बात करें किसकी, वेल की, अगर मैंने यहां पर एक वेल ड्रिल किया, एक मैंने कुआं बनाया, तो कुआं बनाया इस तरह से, ये पानी कहां पर मिलेगा इसमें, जहां पर ग्राउंड वाटर टेबल है उस लेवल का पानी इसके अंदर पहुंचेगा। ठीक है, तो ये जो पानी पहुंचा है, ये जो वेल है इसकी डेप्थ मान लीजिए 100 मीटर है, और एक मैंने वेल बनाया यहां पर, जिसको पानी कहां से मिलेगा, इसके अंदर भी पानी मौजूद है भाई। ये जो एक्वाफर है कन्फाइंड, इसके अंदर भी पानी मौजूद है, कंप्लीट एक्वाफर के अंदर। ठीक है, क्योंकि ये कौन सा है, ये भी एक्वाफर है, ये कोई लेयर तो है नहीं ये, लेकिन कन्फाइंड एक्वाफर है, इसमें पानी मौजूद है। अब मैंने यहां से, मुझे नहीं पता था कि नीचे क्या है, पत्थर है या फिर मिट्टी है, एक्वाफर है। यहां से हमने ड्रिलिंग स्टार्ट करी, हम कुआं बनाना चाह रहे थे। मैंने यहाँ कुआं बनाते पहुंचा, यहां पर देखा केवल 40 या 50 मीटर की डेप्थ मैंने ड्रिल करी थी और वहां पर मेरे को पानी मिल गया। ठीक है, इसकी डेप्थ थी 50 मीटर, इसमें पानी मिल रहा है हमको, और इसकी डेप्थ थी 150 मीटर, तब जाके पानी मिला है। तो इनमें से कौन सा तो हमारा शैलो वेल होगा और कौन सा डीप वेल होगा, वो बात करते हैं। तो आपके माइंड में आ रहा होगा भाई ये 150 मीटर ये तो डीप वेल है, और शैलो मतलब छिछला, छिछला मतलब छोटा कुआं, तो वो कौन सा हमारा शैलो वेल है। तो एक्चुअल में शैलो वेल कौन सा वेल होता है, ये वो इन दोनों में से शैलो वेल कौन सा कहलाएगा, इनमें से शैलो वेल कहलाएगा ये जिसकी डेप्थ 150 मीटर है, और ये क्या कहलाएगा, डीप वेल जिसकी डेप्थ मात्र 50 मीटर है। तो आपको ये तो समझ में आया होगा कि डेप्थ के आधार पे हम नहीं बताते हैं कि वेल कौन सा डीप है और कौन सा शैलो है। हम किसके आधार पे बताते हैं, हम बताते हैं कि उस वेल के अंदर पानी कहां से आ रहा है। पानी जो है निचले एक्वाफर से आ रहा है या ऊपर वाले एक्वाफर से आ रहा है, मतलब गहराई वाले एक्वाफर से आ रहा है, ज्यादा डेप्थ वाले एक्वाफर से आ रहा है। अब देखो ये पहला एक्वाफर है, ये दूसरा है, उसके बाद में तीसरा आएगा। तो इस वाले कुएं को पानी कहां से मिल रहा है, पहले एक्वाफर से मिल रहा है। पहला एक्वाफर कौन सा है, ये एक्वाफर है, अनकन्फाइंड एक्वाफर, इसलिए अपन इसको क्या बोलेंगे, शैलो वेल। लेकिन इसको कहां से मिल रहा है, इस वाले वेल को पानी मिल रहा है दूसरे एक्वाफर से मिल रहा है। ठीक है, पहले वाले से नहीं मिल रहा, इसने रॉक को काटा, रॉक को काटते ही इसके अंदर जो है, तो इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, डीप वेल, या इसका दूसरा नाम है आर्टिजियन वेल, आर्टिजियन वेल।
और ये जो एक्वाफर है ना, कन्फाइंड एक्वाफर, कन्फाइंड एक्वाफर का दूसरा नाम होता भी यही है, क्या होता है? आर्टेजियन एक्वाफर। आर्टेजियन का मतलब क्या होता है? आपने खूब सुना है, पाताल तोड़, पाताल बोलते हैं इसको, कहते हैं ना पाताल तोड़ कुएं, तो ये है पाताल। डीप वेल का मतलब है, आर्टेजियन वेल मतलब पाताल तोड़ कुएं। कौन से होते हैं ये? जिसमें पानी कहां से मिल रहा है अपन को? कन्फाइंड एक्वाफर। तो डीप वेल वो वेल होते हैं जिनको पानी कन्फाइंड एक्वाफर से मिलता है, कन्फाइंड या फिर आर्टेजियन एक्वाफर से मिलता है, इसलिए इनको अपन आर्टेजियन वेल भी बोलते हैं। ये कहानी थी इसकी। अब देखो, जो आर्टेजियन वेल है या डीप वेल है, ये भी हमारे दो प्रकार के होते हैं। ये जो आर्टेजियन वेल है ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है फ्लोइंग टाइप और एक होता है नॉन फ्लोइंग टाइप। अब फ्लोइंग टाइप वेल कौन सा होता है? फ्लोइंग टाइप वेल वो है जिसमें पानी ऑटोमेटिकली आपको मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? यहां पर क्या है, ग्राउंड लेवल इस तरह से था, ठीक है, सेम कंडीशन है यही वाली, सेम, कि वाटर टेबल ऊपर है, ग्राउंड लेवल नीचे है। यहां पर देखो ग्राउंड लेवल आपको दिख रहा है, ये नीचे जाता, ग्राउंड लेवल नीचे चला गया, और यहीं पर क्या था हमारा? एक्वाफर। तो जैसे ही आपने ड्रिलिंग करी, पानी ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ गया। ये ग्राउंड लेवल था और ये हमारा एक्वाफर है। जैसे ही आपने ड्रिलिंग करी, इसमें से पानी ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ आने लगा, ठीक है। तो इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? आर्टेजियन। इसको बोलते हैं फ्लोइंग टाइप, पानी अपने आप फ्लो कर रहा है, अपने आप आ रहा है। तो दोनों ही हमारे डीप वेल के उदाहरण होते हैं, आर्टेजियन वेल के उदाहरण होते हैं। एक ये है, इसमें अपने आप पानी नहीं आ रहा है, पानी क्या यहां तक पहुंचेगा, उसके बाद में पानी धीरे धीरे आएगा। तो इन वेल के अंदर जिनको पानी कहां से मिल रहा है? कन्फाइंड एक्वाफर से मिल रहा है। तो अगर उसमें जो हमारा ग्राउंड वाटर टेबल है कन्फाइंड एक्वाफर का, वो ग्राउंड लेवल से ऊपर है, तो पानी ऑटोमेटिकली प्रेशर से आएगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लोइंग टाइप वेल। और जिनमें पानी प्रेशर से नहीं आ रहा है ऑटोमेटिकली, उनको क्या बोलते हैं हम? ओनली नॉन फ्लोइंग टाइप वेल। बात क्लियर है? तो ये हमारे कुएं के बारे में बात थी और एक्वाफर के बारे में बात थी। एक्वाफर कौन से होते हैं, किस, ये हमारी कुछ संरचनाएं थी। पर्ज्ड एक्वाफर क्या होता है, इन सब की डेफिनेशंस आप लिख लेंगे एक बार, जिसको मैं बोलूंगा आपको रिवाइज करूंगा 1 बाय 1, और उसके बाद में फिर मैं आपको इसी से रिलेटेड जो हमारे ग्राउंड वाटर जो जोन होते हैं, ये जो बताया ना मैंने आपको, कन्फाइंड अनकन्फाइंड एक्वाफर, सॉरी, ये जो मेरा टॉप एक्वाफर है, इसमें जो भी हमारे लेयर होते हैं पानी की, जहां पर भी पानी स्टोर होता है, उनके बारे में मैं आपको डिफाइन करूंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ, आप 1 बाय 1 इन सभी की डेफिनेशन लिख लेंगे इस डायग्राम को बनाने के बाद में। सबसे पहली चीज जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे हम? एक्वाफर क्या होता है? एक्वाफर क्या होता है भाई? ये वो संरचना होती है जिससे हमें पानी ग्रेविटी के माध्यम से मिलता है, ठीक है। वो संरचना जिसमें पानी मौजूद होता है और हमें प्राप्त होता है ग्रेविटी के थ्रू, उसे क्या बोलेंगे हम? एक्वाफर। अब बात आती है, उसके बाद फिर आप लिखेंगे टाइप ऑफ एक्वाफर। कितने प्रकार के होते हैं? वो होते हैं एक्वाफर हमारे 2 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आप एक ऐसी पॉइंट बना के लिखेंगे। सबसे पहला तो आप क्या लिखेंगे? एक्वाफर। एक्वाफर क्या होता है? 1 नंबर पे आप लिखेंगे एक्वाफर क्या होता है। उसके बाद में उसकी डेफिनेशन लिखने के बाद में आप लिखेंगे पॉइंट बना के टाइप ऑफ एक्वाफर। कौन कौन से हैं? ए और बी। पहला है हमारा अनकन्फाइंड एक्वाफर, और उसके बाद में क्या लिखेंगे? कन्फाइंड एक्वाफर। तो अनकन्फाइंड एक्वाफर के बारे में लिखेंगे। टाइप ऑफ एक्वाफर 2 होते हैं। अनकन्फाइंड एक्वाफर कौन सा होता है? ये वो एक्वाफर होता है जो सीधे एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होता है और यहां पर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ठीक है। और कन्फाइंड एक्वाफर के बारे में लिखेंगे। कन्फाइंड एक्वाफर है, इसका दूसरा नाम क्या होता है? इसका दूसरा नाम है हमारा आर्टेजियन एक्वाफर। तो कन्फाइंड एक्वाफर कौन सा होता है? 2 इंपरवियस या मोटा लेयर के बीच बने हुए एक्वाफर को आर्टेजियन या कन्फाइंड एक्वाफर कहते हैं। यहां पर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अधिक होता है, ध्यान रखेंगे, इसलिए पानी क्या प्रेशर से निकलता है। यहां पर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अधिक होता है। उसके बाद में फिर हम लिखेंगे कि जो हमारे एक पर्ज्ड एक्वाफर कौन सा होता है। तो ये क्या है हमारा? रियल एक्वाफर नहीं है। अनकन्फाइंड एक्वाफर के अंदर किसी रॉक या किसी रॉक के कारण जो हमारा एक्वाफर बना हुआ है, उसे हम क्या बोलते हैं? पर्ज्ड एक्वाफर, ठीक है।
उसके बाद में फिर आप डेफिनेशन लिखेंगे शैलो वेल की। तो शैलो वेल कौन से होते हैं? नेक्स्ट आप डेफिनेशन शैलो वेल। शैलो वेल ये वो वेल होते हैं जो जिनमें पानी अनकन्फाइंड एक्वाफर से प्राप्त होता है। वो कुएं जिनमें पानी अनकन्फाइंड एक्वाफर से प्राप्त होता है शैलो वेल कहलाते हैं। इनका डिस्चार्ज डीप वेल की तुलना में कम होता है। कम क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर प्रेशर ही कैसा है? एटमॉस्फेरिक, और यहाँ पर क्या है? एटमॉस्फेरिक से ज़्यादा है। उसके बाद फिर नेक्स्ट डेफिनेशन आप लिखेंगे डीप वेल की या फिर आर्टिजियन वेल की। तो डीप वेल कौन से होते हैं? ये वो कुएं होते हैं जिनमें पानी कहाँ से मिलता है? डीप वेल की डेफिनेशन है ये वो कुएं होते हैं जिनमें पानी कन्फाइंड एक्वाफर से मिलता है, ठीक, और इनका डिस्चार्ज शैलो वेल की तुलना में अधिक होता है। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला लिखेंगे फ्लोइंग टाइप, दूसरा ऐसे ही लिख देंगे आप फ्लोइंग टाइप और नॉन फ्लोइंग टाइप। उसके बाद फ्लोइंग टाइप के आगे लिख देंगे ये फ्लोइंग टाइप कब प्राप्त होता है? ये तब प्राप्त होता है जब ग्राउंड वाटर टेबल ग्राउंड लेवल से ऊपर हो, और ये तब प्राप्त होगा जब, और दूसरा नॉन फ्लोइंग टाइप कब होंगे? जब ग्राउंड लेवल ग्राउंड वाटर टेबल से ऊपर हो, तब तो नॉन फ्लोइंग टाइप, और अपोजिट हो तो फ्लोइंग टाइप। तो ये कुछ चीज़ें थी इनसे रिलेटेड। इसके बाद में जो फर्दर चीज़ें हैं उनको मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, थैंक यू सो मच।